गुड मॉर्निंग एवरीवन। इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इनफर्टिलिटी में मेल और फीमेल पार्टनर दोनों ही बराबर के भागीदार होते हैं। तो जब भी हम फीमेल को बोलते हैं कि अपने हस्बैंड का सीमन करा लो, उनके ब्लड टेस्ट करा लो, तो वो हेजिटेट करती है, साथ ही हस्बैंड भी हेजिटेट करता है। घर वाले भी सोचते हैं कि सिर्फ फीमेल का सारा वर्कअप करा लीजिए। ऐसा नहीं है, आप मेल फीमेल दोनों ही बराबर के भागीदार हैं एक संतान को पैदा करने के लिए। तो इसीलिए जब भी इनफर्टिलिटी वर्कअप के लिए जाएं, जब फीमेल अपना वर्कअप करा रही है तो मेल भी अपना वर्कअप ज़रूर कराए, ताकि यदि सीमन में कुछ भी ऊपर नीचे है तो टाइम पर ट्रीटमेंट चालू हो सके। क्योंकि कई बार मैं देखती हूँ कि 5-6 महीने हम फीमेल को ट्रीटमेंट देते रहते हैं और अल्टीमेटली हमारे फोर्स करने पर जब मेल हाँ भरता है, सीमन कराया जाता है, तो उसके पैरामीटर्स में काफ़ी कुछ दिक्कतें निकलती हैं, फिर हम उन्हें ठीक करते हैं। तो इस तरह से आपका इनफर्टिलिटी वर्कअप बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, रिजल्ट्स मिलने में भी देरी होती है। तो उल्टा मैं चाहती हूँ कि मेरे मोटिवेशन से जब भी आप वर्कअप के लिए जाएं, चला करके अपने डॉक्टर को बोलें कि हस्बैंड सीमन और हस्बैंड के ब्लड टेस्ट भी फीमेल के साथ साथ ही करा लीजिए। अब बात आती है कौन से ब्लड टेस्ट कराने हैं और किस तरह से सीमन एग्जामिनेशन होता है। देखिए, जब भी हम जाते हैं तो कम से कम 3 से 5 दिन का इंटरकॉर्स अवॉइड करना है। इसे एब्स्टिनेंस कहा जाता है, मतलब 3 से 5 दिन तक आपको इंटरकॉर्स नहीं करना। यदि 3 से कम दिन है तो भी रिजल्ट इतने एक्यूरेट नहीं आते, और यदि मैक्सिमम हम 10 दिन लेते हैं कि 10 दिन से ऊपर तो मैं कभी भी सीमन कलेक्ट नहीं करती, क्योंकि इससे ज़्यादा सीमन जब रहता है बॉडी में तो उसकी क्वालिटी गिरती है। अगर 6-7 दिन का एब्स्टिनेंस है तो भी चल जाएगा। आइडियल इज़ 3 to 5 डेज। सेकेंड, आपको एक सीमन कलेक्शन रूम दिया जाता है या कोई भी कॉटेज या रूम जहाँ शांति हो, मेल को एंग्जाइटी ना हो, रिलैक्स होकर के अपना सैंपल दे सके। आपको मैस्टरबेशन से सैंपल देना है, आपको इंटरकॉर्स से सैंपल नहीं देना, क्योंकि यदि आप इंटरकॉर्स करके और फिर उस कंटेनर में इजैकुलेट करेंगे तो उसमें इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। आप मेल पार्टनर की हेल्प कर सकते हैं, आप उनके साथ रह सकते हैं, लेकिन इंटरकॉर्स से सैंपल नहीं देना। इसके अलावा एक क्लीन कंटेनर छोटा हम आपको देते हैं, तो जब भी इजैकुलेट होने वाला है आपको उस कंटेनर के अंदर इजैकुलेट करना है। आपको निरोध काम में नहीं लेना, क्योंकि उसके अंदर कुछ स्पर्मिसिडल एजेंट्स होते हैं जो कि स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी को ख़राब कर देंगे। तो ऐसे में रिजल्ट सही नहीं आएगा, तो आपको निरोध काम में नहीं लेना। इसके अलावा जब भी सीमन देना है, हैंड्स को अच्छे से क्लीन करके, प्राइवेट पार्ट्स को भी अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि पसीना, गंदगी, किसी प्रकार का फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन यदि हाथों से लग गया या फिर ऑलरेडी पसीने की वजह से लग गया तो भी स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो गड़बड़ आ जाती है, तो हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं मिलते। ये हमेशा याद रखिए, इन्फेक्शन स्पर्म का दुश्मन है। किसी भी तरह का फंगल, बैक्टीरियल, वायरल इन्फेक्शन, यदि उस समय आपके हस्बैंड को पिछले 3 से 5 दिन से किसी भी तरह का बुखार है, ज़ुकाम है, स्किन फंगल इन्फेक्शन है, या फिर आपको ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, कोई दवाई चलती है, थायराइड है, बीपी है, शुगर है, तो आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना है, क्योंकि कुछ मेडिसिन्स का असर भी क्वालिटी और क्वांटिटी पर आता है। यदि वो हैबिचुअल स्मोकर है, अगर वो अल्कोहल लेते हैं, कुछ और जो नशे की चीज़ें हैं, एडिक्शन करते हैं, ओपियम लेते हैं, बीड़ी लेते हैं, गुटखा लेते हैं, तो ये सब चीज़ें हम थोड़े दिन तक अवॉइड करवाकर फिर स्पर्म का एग्जामिनेशन करते हैं। यदि आपको कोई एंटीसाइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट, नींद की दवाई चलती है, यदि आपको दौरे आते हैं, इन सब की मेडिसिन भी स्पर्म की क्वालिटी को इफ़ेक्ट करती है। यदि आपका पहले कोई हर्निया का ऑपरेट हुआ है, वेरिकोसील का हुआ है, आपको पहले कोई टेस्टिस की इंजरी हुई है, तो ये भी हिस्ट्री आपको ज़रूर बतानी है, क्योंकि इनसे भी स्पर्म की जो क्वालिटी है और जो अमाउंट है वो इफ़ेक्ट होता है। क्योंकि यदि आपकी कोई हर्निया की, वेरिकोसील, इस टाइप की यदि कोई सर्जरी हुई है तो जो वास डेफरेंस डक्ट है वो कई बार ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से स्पर्म का एक्चुअल अमाउंट जो इजैकुलेट होता है उसमें नहीं आता। तो इसलिए इस चीज़ से शर्माने की, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। ये एक आम चीज़ है। जिस तरह से फीमेल के एग्स देखे जाते हैं उसी तरह से मेल्स के स्पर्म देखे जाते हैं। और क्योंकि आजकल एनवायरनमेंट, लाइफस्टाइल,
एडिक्शंस इतने ज़्यादा कॉमन हो गए हैं, रेडिएशन कॉमन हो गई है, मोबाइल का ओवर यूज़ हो गया है, जो अपना हीटिंग है, पोल्यूशन वो बहुत ज़्यादा है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो गई है उस हीट की वजह से भी जो टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है, जो इतनी हॉट क्लाइमेट कंडीशंस है, इन सब का असर आपकी स्पर्म की क्वालिटी पर आने लग गया है। तो जो पहले इनफर्टिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि एग्स की क्वालिटी, सीमन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा गिरने लग गई है। इसके अलावा कई प्रोफेशन ऐसे होते हैं जिसमें हमें गर्म वातावरण में रहना पड़ता है, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ है, अगर आप बहुत ज़्यादा हीट के पास में रहते हैं, अगर आप कुछ चीज़ें बनाते हैं जिसमें आपको हीट की रिक्वायरमेंट रहती है, रेडिएशन की रहती है, एक्सरे एक्सपोजर ज़्यादा है, तो भी आपको अपना सीमन एग्जामिनेशन ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों का स्पर्म की क्वालिटी पे असर आता है। तो इस तरह से एक अच्छी लेबोरेटरी में, आप किसी भी लेबोरेटरी में स्पर्म एग्जामिनेशन ना कराएं। जो सेंटर्स इनफर्टिलिटी प्रैक्टिस करते हैं, जो अच्छे सेंटर्स हैं, जो क्वालिटी एक्रेडिटेड है कि आपको लगता है कि इसका रिजल्ट एकदम सही आएगा, उसी में सीमन एग्जामिनेशन कराना है। कई मेल्स होते हैं जो हॉस्पिटल सेटिंग है उसमें एंग्जाइटी की वजह से सैंपल नहीं दे पाते, तो यदि आपका घर हॉस्पिटल से 15 से 20 मिनट के रास्ते पे है तो आप घर में भी इजैकुलेट करके आराम से एक कंटेनर, नॉर्मली थर्मोकोल बॉक्स हुआ, आइस बॉक्स हुआ, कुछ भी नहीं मिलता तो आप 2-3 पॉलीथिन रैप कर लीजिए, क्योंकि उस सीमन को बाहर की गर्मी, धूप, पोल्यूशन ये नहीं लगना चाहिए। यदि आप कार में ला करके दे रहे हैं तो जो कार का एसी है उसके आगे उस पॉलीथिन में लपेटे हुए जो कंटेनर है उसको रख लीजिए, और आप सेंटर्स पे 15 से 20 मिनट के अंदर भी लाकर दे सकते हैं। यदि आपका घर इससे ज़्यादा दूरी पर है तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि 20 मिनट के बाद में हॉट टेम्परेचर की वजह से जो स्पर्म की क्वालिटी है वो डिग्रेड होने लग जाती है, सीमन कई बार स्पर्म डेड हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, रिलैक्स रहना है, लगातार अपने इनफर्टिलिटी जो स्पेशलिस्ट है उससे काउंसलिंग कराते रहिए, ताकि ये सारी झिझक मिट सके, आप टाइम पर अपना चेकअप करा सकें और अच्छे रिजल्ट पा सकें। नॉर्मली हम लोग आपको एडिक्शंस बंद करने के लिए बोलते हैं, प्रोटीन रिच डाइट देते हैं, जो डाइट में ड्राई फ्रूट्स, वॉलनट्स, स्प्राउट्स, सोयाबीन, डेयरी प्रोडक्ट्स और सारे फ्रूट्स, विटामिन सी, खट्टे फ्रूट्स से भी बहुत अच्छा स्पर्म की क्वालिटी और स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो आपको ये सारी चीज़ें लेनी है। साथ साथ में हम लोग विटामिन्स देते हैं, वो लेने हैं। एल कार्निटिन की टैबलेट्स आजकल बहुत दी जाती है, विटामिन डी आपको दिया जाता है, जिससे कि स्पर्म की क्वालिटी इंप्रूव हो सके। थोड़ी थोड़ी देर आप कोशिश कीजिए कि सनलाइट में भी बैठें, ताकि आपको नेचुरल विटामिन डी भी मिल सके। एंटीऑक्सीडेंट्स लेने के लिए आपको बॉइल्ड एग खा सकते हैं, आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो वो भी खाइए, फिश आप खाइए, उससे भी आपकी क्वालिटी बहुत इंप्रूव होगी। यदि आपको कोई भी लगता है कि मुझे प्रॉब्लम है, इजैकुलेटेड डिस्फंक्शन है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, तो आप इमीडिएटली अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से बात करके एक यूरोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं, एग्जामिनेशन करा सकते हैं, अपना टेस्टिस और स्क्रोटम का अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। ये सभी चीज़ें बहुत कॉमन है। इन्वेस्टिगेशंस जब आप जाएंगे, आपको बास्केट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस हम खुद बताते हैं। ब्लड टेस्ट में नॉर्मली हम CBC, RBS, शुगर, थायराइड टेस्ट, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, थैलेसीमिया टेस्ट भी आजकल बहुत कॉमनली कराया जाता है, तो ये सब टेस्ट आपको करवाने हैं। तो इस तरह से यदि आपके मन में अभी भी कोई सवाल रह गया हो, आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। सीमन एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी होगी मैं सॉल्व करूंगी। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ओलिगोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया, टेरेटोस्पर्मिया, एस्थीनोस्पर्मिया, ये सब क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज़ हमें सीमन एग्जामिनेशन में देखने को मिलती हैं, जिसके लिए IUI, IVF कब कब कराया जाना चाहिए, जिससे कि आपको फटाफट बेबी का सुख प्राप्त हो सके। थैंक यू।